तो एस्टिमेशन में जो आपका एक्सक्लूसिवली जो एस्टिमेशन का पार्ट है, ठीक है, तो वो तो हमें पता है कि हमारे इस सिलेबस में कम है, ऑल दो एस्टिमेशन का काफी ज्यादा सिलेबस होता है, तो हमें सिलेबस में उतना नहीं पढ़ना। एस्टिमेशन का जो ज्यादातर सिलेबस आता है वो आपके एसएससी एग्जाम में आता है। तो हमारे पास जो पहला अगर टॉपिक रहेगा एस्टिमेशन कॉस्टिंग डेफिनेशंस, सेकंड जो आपका रहेगा दैट इज मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, वॉइस क्लियर सबको? हाँ जी सर। एंड थर्ड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स। तो जस्ट हमारे पास एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो हमारा सिलेबस है उसमें से इतना ही पोर्शन हमको करना है, ठीक है, जस्ट दिस। और बाकी जो सिलेबस हमारा कॉन्स्टिट्यूट होता है वो सीपीएम, ठीक है। तो सीपीएम में हमने पर्ट सीपीएम, सीपीएम पर जो टेक्निक्स हैं वो पढ़ ली हैं। इसमें हमने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा है, ठीक है। और एक स्टार्टिंग में जो हेडिंग लिखा था वो आप लोगों को याद है कुछ, क्या लिखा था फर्स्ट जो था हेडिंग सिलेबस में? एक मिनट जरा, टेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, नेटवर्क डायग्राम्स, टेंडर्स, डेप्रिसिएशन। नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। तो ठीक है, तो ये चीजें हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। मेजरली आपका सीपीएम के अंदर आता ही यहीं से क्वेश्चन है मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे हमारे 4 लेक्चर लगे थे, तो यहाँ पर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा आपका सीपीएम में। नेटवर्क डायग्राम हो गया, सीपीएम पार्ट का जो आपको डिफरेंस बताया है, ठीक है, डमीज हो गए हमारे, तो काफी सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। जो पार्ट रह गया है वो क्या क्या है, अब बेसिकली वो जो है वो मोर ऑफ आप लगा लो कि डेफिनेशन, छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं। जैसे हमारा जो रहता है टॉपिक उसमें हमारा टेंडर आएगा, टेंडर हमको डिस्कस करना कि टेंडर क्या है, डेप्रिसिएशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एक वैल्यूएशन टॉपिक है हमारे पास, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मेजरमेंट बुक क्या होती है, कैश बुक, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक प्योरली आपका, वैसे तो हमने मैनेजमेंट के फंक्शन देखे हैं जब हम पिछले लेक्चर्स किए, पर प्योरली आपका एक थ्योरेटिकल टॉपिक आ जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग वो ऑलरेडी हमने कर ली, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी डन। देन योर क्वालिटी कंट्रोल, ये भी प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है। इन्वेंट्री कंट्रोल, ये वो टॉपिक है जहां पर क्वेश्चन कुछ खास नहीं बनता, ठीक है। दिस वन, दिस वन, ठीक है। अब मेजरली जो सिलेबस में मुझे दिख रहा है वो ये पोर्शन है जो हमको कवर करना है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से पूरे सिलेबस का ब्रेकअप है आपका 15 मार्क्स का, समझ पा रहे हैं? तो आज हम लोग यहाँ से पहले हम स्टार्ट करेंगे टेंडर से, ठीक है। और जब हमारा ये पूरा सीपीएम पार्ट का खत्म हो जाएगा देन वी मूव टू द एस्टिमेशन कॉस्टिंग। ये जो वैल्यूएशन, बात ध्यान से सुनना, ये जो वैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये हमारे पास जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट होता है ये हमारे पास कॉमन होता है एस्टिमेशन के अंदर भी और सीपीएम के अंदर भी, और इनफैक्ट इंजीनियरिंग इकोनॉमी में भी, ठीक है। ये चीजें, कुछ चीजें कॉमन होती हैं, तो तभी ये सिलेबस में ओवरलैप हो जाता है यहाँ पे। तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आप एस्टिमेशन वाली, जब एस्टिमेशन अपना सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने डिग्री में तब भी पढ़ा है और सीपीएम पार्ट में भी पढ़ा है, ठीक है। सिलेबस की समझ आ गई? इतनी सारी चीजें हमने दी है। अब आप लोग क्या कर, अब आप लोग ये, अब मुझे पता है कि सब लोगों के पास एसएससी जेई की किताब तो होगी आप लोगों के पास, सबके पास। तो वहां पे क्या है कि वहां पर एस्टिमेशन का सिलेबस बहुत ज्यादा
एंड लार्ज सिलेबस है, काफी ज्यादा सिलेबस है। तो उस क्वेश्चंस को देखकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो हमारे पास सिलेबस में उतना है ही नहीं। हमारे पास सिलेबस में एस्टिमेशन कॉस्टिंग का सिर्फ इतना ही सिलेबस है, तो अपने को इधर इधर फोकस करना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए अपने का, ठीक है। और ये प्योरली थेरेटिकल चीजें हैं यहाँ पर। कुछ आपका देखो यहाँ पर हमारे पास मेथड ऑफ एस्टिमेशन है, सेंटर लाइन मेथड भी है हमारे पास, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड भी है, थोड़ा वहां से न्यूमेरिकल बन सकता है, अदरवाइज ये सब क्या है, थ्योरेटिकल चीजें हैं। सिलेबस इज क्लियर टू ऑल, सब लोगों को समझ आ गई सिलेबस की? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज टेंडर्स के साथ। चलो बताए कि व्हाट इज टेंडर। व्हाट इज टेंडर? एनीवन? आवाज नहीं आ रही क्या? क्या दिक्कत है? कोई बोल नहीं रहा कुछ भी? वॉइस ऑडिबल है? यस सर। कोई कोई गेस तो करो, व्हाट इज टेंडर? टेंडर नहीं पूछ रहे हैं, टेंडर पूछा है आप लोगों से, नॉट टेंडर। तो टेंडर तो मेरे को लगता है कि सबको पता होगा व्हाट इज टेंडर, तो टेंडर रहने दो, टेंडर बता दो। सर वो बिट होती है ना। व्हाट इज टेंडर? यार आप लोगों ने लेमैन लैंग्वेज में बात, बोली लगाना है, लेमैन लैंग्वेज में बात कर लो कोई। कोटेशन। कोटेशन, ओके सर जो लीगल एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट्स और प्राइवेट बॉडी के बीच में किसी काम को लेकर। नो 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 नो, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, नॉट टेंडर। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। बिड लगाना सर। बिड लगाना सर, बोली लगाना। बिड किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए जो बिडिंग होती है। कंस्ट्रक्शन हाँ, वर्क के लिए बिडिंग बिडिंग स्पेसिफिक होती वर्क है। की नोटिस निकालना है। टेंडर होता है हमने क्या है, अपनी इच्छा फ्लोट करनी है, मतलब हमने डिजायर फ्लोट करनी है ना डिपार्टमेंट ने कि मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे को ये एग्जीक्यूशन चाहिए। तो किसी आप काम लोग को जो पब्लिकल करना है। हाँ वही समझो बात को, कि जैसे मैं डिपार्टमेंट हूँ, ठीक है, और मुझे बताना है कि मेरे पास ये काम, अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा काम कराना है, ठीक है। तो मुझे कोई काम कराना, उसके लिए मुझे नोटिस फ्लोट करना पड़ेगा एक। तो बेसिकली कुछ नहीं है, फॉर्मल आपका क्या है, राइटिंग में आपका नोटिस है एक, जो कि डिमांड करता है कॉन्ट्रैक्टर से कि आओ आकर बीड करो, है ना। और फिर अब उस बिडिंग के प्रोसीजर में काफी आगे प्रोसीजर्स होते हैं, और हम किसी एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं, उस काम को अलॉट करते हैं। यहाँ तो ये एग्जीक्यूशन के लिए होता है, यहाँ फिर किसी चीज की सप्लाई के लिए होता है, ठीक है। तो पहले टेंडर की डेफिनेशन लिखूंगा, आई थिंक अब आपको समझ आ जाएगा। डेफिनेशन आपके साथ अपने साथ साथ कॉपी में लिखें। ए टेंडर इज एन ऑफर इन राइटिंग, ठीक है। वर्बली टेंडर नहीं होता, जैसे मैंने बोल दिया अभी कि जैसे मैं डिपार्टमेंट में हूँ, मैंने कहा मैंने ये काम कराना, ठेकेदार दोस्त को बोल दिया कि तू काम कर दे, तो वो टेंडर नहीं है, ठीक है। टेंडर आपका किस में फ्लोट होता है? अखबारों के अंदर फ्लोट होता है मैक्सिमम। देखो जो पब्लिक सेक्टर के जो टेंडर होते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर के, वो किसमें फ्लोट होते हैं? अखबारों में फ्लोट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ठीक है, इस तरह से नोटिस आते हैं अखबार में। टेंडर इज एन ऑफर इन राइटिंग, लिखित में आता है, फॉर एग्जीक्यूटिंग specified work or supplying specified materials subjected to certain terms and conditions, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन में हम उसमें जब हम लोग नोटिस निकालेंगे, हम बताएंगे कि ये काम करना है। जैसे कि डिपार्टमेंट को रोड बनवाना है, ठीक है, लेट्स से कि कोई पीडब्ल्यूडी है,
वो किसी रोड के स्ट्रेच के लिए टेंडर करता है, एनआईटी लगाता है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, हम एनआईटी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो वो रोड का काम के लिए क्या करता है कि 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, मुझे काम करवाना है, तो काम करवाने के साथ साथ वो क्या चीजें मेंशन करेगा एनआईटी के अंदर, वो एनआईटी के अंदर मेंशन करेगा कि आपको कौन से कंट्रैक्टर की क्लास चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि कॉन्ट्रैक्टर की क्लासेस होती हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से, काम के हिसाब से क्या करता है, क्लास को इनवाइट करता है। लेट्स से आपने एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट करना है, तो आप नोटिस में मेंशन करोगे कि जो मुझे कॉन्ट्रैक्टर रीच करे, टेंडर जो फॉर्म भरे, वो क्या हो, ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हो, क्योंकि अगर उसी में हम मेंशन नहीं करेंगे तो सभी लोग, सभी कॉन्ट्रैक्टर आ जाएंगे, Yes. ठीक है। तो सभी कॉन्ट्रैक्टर का आपका काम ही नहीं होगा। लेट्स से काम आपका है 100 करोड़ का, वो तो डी वाला करेगा ही नहीं। बात समझ आ रही है, ठीक है। यस तो सर। आप लोगों ने क्या किया, मेंशन करना है, अब आप अपने सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन को मेंशन करना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या मेंशन करते हैं, यूजुअली टाइम मेंशन करते हैं कि टाइम फ्रेम कितना है, कितने टाइम के अंदर आपको काम हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो पेनल्टी मेंशन करनी है कि ये पेनल्टी, और जैसे पेनल्टी मेंशन करनी, तो पेनल्टी की जो डिटेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में आती है, बाद में आती है। हाँ, ऐसे स्पेसिफाइड रहता है कि टाइम में आपने करना है, इस टाइम के अंदर करना है, ठीक है। फिर कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी मटेरियल की, कुछ भी स्पेसिफिकेशंस होंगी, ठीक है, वो आपने मेंशन करनी है। तो ये सब बातें आप सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस भी साथ साथ में मेंशन करोगे एनआईटी के अंदर, ठीक है। और इस सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट जो आपने रिटर्न में एक अखबार के अंदर फ्लोट किया या उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे फ्लोट किया, इस रिटर्न ऑफर को क्या कहते हैं, टेंडर कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब जनरली हमारे पास टेंडर दो तरह के निकल के आते हैं। पहला टाइप होता है, जनरली दो तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है लमसम, लमसम, और दूसरा हमारा होता है आइटम रेट। सुना है शब्द, नहीं सुना है, कैसा? ठीक है। जी लमसम सर। क्या हो गया, लमसम हो गया कि हमने लमसम बता दिया किसी चीज को कि इतना पैसा लगेगा इसमें। आपने आइडिया भी तो देना है, जिसने टेंडर डालना उसको आइडिया भी तो देना कितने करोड़ का काम है, तो लमसम बता दिया। आइटम रेट में क्या होता है कि आप इंडिविजुअली हर आइटम का रेट बताते हो, ठीक है। आइटम रेट के, आप हर आइटम का रेट बताओगे टेंडर के अंदर कि इसके इतने पैसे मिलेंगे, इसके इतने पैसे मिलेंगे। लमसम में क्या करेंगे, ओवरऑल बता देंगे, ठीक है। तो ये दो तरह के टेंडर हमारे पास चलते हैं। तो पहले आइटम रेट में लिखेंगे, इन दिस पर्टिकुलर अमाउंट with specified quantity, quality and time etc is fixed in advance, ठीक है। और आइटम रेट में लिखेंगे these are also called, these are also called as scheduled rate, as scheduled rate, scheduled rate contracts or tenders, ठीक है। इनको हम शेड्यूल्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट्स या टेंडर्स भी कहते हैं। लमसम में क्या है, आप लमसम में सारी अमाउंट एक लमसम बेस पे बताओगे। इसमें क्या बताओगे, डिटेल्ड हर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करके बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रेट्स टू ईच क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड, डन। कैसा?
किसी ने यहाँ पे छूट गया तो लिखे, ऊपर करना तो बता दो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक अगर यहाँ दिखा पाऊँ तो अच्छा है। ये हमारा एक पोर्टल है, ठीक है। ये पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट का नाम सुना है आपने? इससे यस सर। अच्छा, यहाँ पे अब देखो कुछ टर्म दिख रही है आपको, मैं यहाँ पे मार्क तो नहीं कर पाऊंगा। राइट में ईएमडी लिखा है, टेंडर कॉस्ट एंड ईएमडी। यहाँ पे देखो राइट में लिखा है कवर्स यस सर। इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ यस कवर्स यस 1। यस सबको दिख रहा है यस सर। राइट में कवर्स इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ कवर्स 1, ठीक है। अच्छा, यस सर। इसमें आप देखोगे लिखा है कवर टाइप। इस कवर में क्या क्या दिया है? फी दी है, टेक्निकल फाइनेंस दिख रहा है सबको, फी ऑब्लिक प्री क्वालिफिकेशन प्री टेक्निकल ऑब्लिक फाइनेंस। डिस्क्रिप्शन में आ रहा है टेंडर कॉस्ट एंड ईएमडी। व्हाट इज ईएमडी हम पढ़ने वाले हैं आगे। व्हाट इज ईएमडी? एनीवन पता है किसी को? सर मटेरियल के बारे में है कुछ? अरे नहीं, ये ईएमडी होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है। अच्छा। अब ये क्या है कि ये हुआ है टेंडर फ्लोट हुआ है। अब ऊपर देखो बेसिक डिटेल्स में, अब ऑर्गेनाइजेशन चेन कौन सी है? इंजीनियर इन चीफ, मतलब किसके ऑफिस से टेंडर फ्लोट हुआ है? चीफ इंजीनियर के चीफ ऑफिस से, इंजीनियर। जो बिहार के ऑफिस है। टेंडर का रेफरेंस नंबर आ गया, टेंडर का आईडी, वो ऑफिशियल डिटेल्स हैं, ठीक है। टेंडर टाइप दे रहा है ओपन टेंडर, ठीक है। दो तरह के टेंडर होते हैं, ओपन टेंडर, एक क्लोज टेंडर, बाद में डिस्कशन करते हैं इसको, ठीक है। टेंडर कैटेगरी वर्क्स है, ठीक। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? परसेंटेज बेस्ड। सो राइट पे लिखा है फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परसेंटेज बेस्ड, ठीक है। आप देखें जहां पे मैं नीचे बता रहा था कवर्स इंफॉर्मेशन में लिखा है टेंडर कॉस्ट एंड ईएमडी। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो ईएमडी की निकल के नहीं आ रहा। ईएमडी का क्या मतलब होता है? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। आपको क्या है, जब टेंडर भरना है ना, अब इसको देखकर, इस टेंडर को देखकर अब क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, वो टेंडर के लिए सबमिशन करेंगे, ठीक है। वो क्या क्या सबमिशन करेंगे? वो अपने डिटेल्स बताएंगे। डिटेल बताएंगे कि हमारे पास कितना एक्सपीरियंस है, हमारे पास क्या कागज हैं, कितनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट है, हमारे पास कितनी एनओसीज हैं, हमारा जो कैटेगरी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, उनका कौन सा, उनका क्या प्रूफ है। वो सभी जो चीजें हैं वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंदर आती है, ठीक है। तो टेंडर में देखना दो स्टेजेस होती हैं, एक आपकी होती है टेक्निकल बिडिंग और एक होती है फाइनेंशियल बिड। टेक्निकल बिड में क्या होता है? डिपार्टमेंट में टेंडर की एक डेट होती है, लास्ट डेट है, इससे पहले आप टेंडर सबमिट कर दो। तो ठेकेदार क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसको हम टेक्निकल क्वालिफिकेशन बोलते हैं, वो भी सबमिट करेगा। और उसके साथ हमारे काम को देखकर एक फाइनेंशियल बिड भी सबमिट करेगा, मैं ये काम कितने में कर दूंगा, उसे हम क्या कह रहे हैं? फाइनेंशियल बिड कह रहे हैं। ये सब कुछ मैं लिख के बताऊंगा बाद में, समझ आ रहा है आपको? पर जिस टाइम पर उसको कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट लगाना है, बिड करना है, अपना फॉर्म सबमिट करना है, सिंपल से भाषा में अपना फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। उस टाइम पर उसको पहले नंबर पे क्या देनी है? टेंडर कॉस्ट देनी है और ईएमडी देनी है। टेंडर कॉस्ट मतलब कुछ हजार पे 500-600 होती होगी, ठीक है। ईएमडी क्या होती है? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये क्यों ली जाती है कि टेंडर वाला, लगाने वाला क्या टेंडर को लेने में सीरियस भी है कि नहीं। कल को ऐसा तो नहीं होगा कि इसकी अगर बिड फाइनलाइज हो जाती है, ये बंदा सिलेक्ट होता है, तो टेंडर लेगा ही नहीं बाद में। तो कुछ अमाउंट हम 2 या 2.5%, किसी स्टेट में 1% भी होता है, 1 से लेके 2.5% की रेंज में कुछ अमाउंट हम टेंडर के सबमिशन के टाइम पर उससे हम लेते हैं। डीडी में लेंगे या चेक में लेंगे, किसी तरह से हम उससे लेंगे ताकि उसकी सीरियसनेस चेक हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एक डेट आती है निकल करके, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। टेंडर फ्लोट हो गया, ठीक है। टेंडर को पढ़ा किसने? कॉन्ट्रैक्टर ने। कॉन्ट्रैक्टर, आप कॉन्ट्रैक्टर बन गए होगी थोड़ी देर के लिए, समझना बात, ठीक है। आपको क्या करनी है? दो चीजें सबमिट करनी है डिपार्टमेंट को, एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन और दूसरी क्या है? फाइनेंशियल बिड, ठीक है। एक फाइनेंशियल, इसको हम टेक्निकल बिड भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल बिड। तो डिपार्टमेंट ने क्या, इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है डिपार्टमेंट का?
उनने डिपार्टमेंट ने दोनों चीजें खोलने के लिए अलग अलग डेट रखी होती है। जैसे कि लेट्स से ये हुआ 1 तारीख को पब्लिश 105 2020 ऐसा मान लिया, तो ये 1 महीने का टाइम देगा कि लास्ट डेट है 106 लेट्स से, एग्जैक्ट नहीं हम जा रहे, हम कह रहे हैं 1 मंथ का टाइम दिया कि कॉन्ट्रैक्टर अपना क्या कर दे, सबमिट कर दे। अब जब 1 जून को क्या है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, फिर टेक्निकल बिड खुलेगी 15 दिनों बाद, लेट्स से 15 दिन बाद खुल रही है इस तरह से, और फाइनेंशियल बिड खुलेगी 31 तारीख को, 30 होता है जून में, 30 को, ठीक है। तो दोनों डेट खुलने के अलग अलग टाइम होंगे। टेक्निकल बिड में क्या खुलेगा, उसका कॉन्ट्रैक्टर का टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अब उसमें क्या 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 चेक होगा, इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं ऐसे हम, ठीक है। उसमें क्या चेक होगी, उसकी ईएमडी चेक होगी, उसकी टेंडर फी चेक होगी, टेंडर फी तो वैसे लगाएगा तभी भरा जाएगा, ठीक है, टेंडर फी तो ओके है, उसकी ईएमडी चेक होगी, ठीक है, उसके जो भी सर्टिफिकेट्स चेक होंगे, उसकी क्वालिफिकेशन चेक होगी, समझ रहे हो। और ये जो फिर क्या किया जाता है डिपार्टमेंट में, इसको प्रिंट आउट निकाला जाता है सबको, इन सब चीजों को जब आप कंप्यूटर पे तो चेक करेंगे नहीं बंदे निकाल कर, इसको प्रिंट आउट निकाल कर टेंडरिंग सेक्शन वाले किससे भेज देंगे, ड्राइंग ब्रांच को। ड्राइंग ब्रांच में आपका रहता है, अब वेरी करता है वैसे, यहाँ पे आपका हेड ड्राफ्ट्समैन रहता है, इसको लीड करता है हेड ड्राफ्ट्समैन को, बहुत सारे डिपार्टमेंट में हेड ड्राफ्ट्समैन इसको लीड करता है। हेड ड्राफ्ट्समैन क्या चेक करेगा, चेक करेगा कि उसके सर्टिफिकेट एडुकेट हैं कि नहीं, ठीक है। मान लो कि जब आपके पास टोटल 10 बिड्स आई हैं, 10 बिड्स आई हैं और 10 का आपने चेक किया, टेक्निकल चेक किया, उसमें से 7 ही बंदे क्वालिफाई करते हैं, 3 बंदे क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं इसी स्टेज पर। अब इन तीन बंदों का 30 तारीख को फाइनेंशियल बिड खोला नहीं जाएगा। बात समझ आई। फाइनेंशियल बिड किस बंदे का खुलेगा, उन बंदों का जो टेक्निकल बिड को क्वालिफाई करे। समझ आ रही बात। उनका जितना भी सारे उनके जो पर्चे होंगे जब चेक हो जाएंगे तभी उन बंदों का फाइनेंशियल बिड खोला जाएगा, ठीक है। अब ये 7 बंदे क्वालिफाई करके, अब काम गवर्नमेंट ने कहा था कि 20 लाख में करना है, ठीक है। हो सकता है कि सबने अलग अलग बिड लगाई है, किसी ने कहा मैं 22 में करूंगा, किसी ने कहा मैं 23 में करूंगा, हो सकता है कोई कहता है मैं 30 में करूंगा, ठीक है। पर बीइंग अ गवर्नमेंट एजेंसी हम लोग किसको पिक करेंगे, आप लोगों ने सुना होगा, वी विल ऑलवेज पिक L1 लोएस्ट बिडर। फाइनेंशियल बिड जिस दिन खुलेगी उस दिन पूरा एक एक्सेल का सीट हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा आ जाएगा कि किस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या चीज अपना रेट कोट किया है, ठीक है। और वो सिस्टम में एक ही दिन खुलता है और वो डीएससी लगा के खुलता है, जिसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। उसमें आपकी एक हेड जो ड्राइंग ब्रांच का होगा उसकी डीएससी लगेगी, एक आपका जो भी हेड होगा जिसके साइड से टेंडर फ्लोट हुआ, चीफ इंजीनियर का या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का डीएससी लगेगा। 2 डीएससी लगने के बाद पेन ड्राइव की फॉर्म में होता है डीएससी, लगने के बाद एक ही टाइम पे खुलता है, कोई चीटिंग का मसला नहीं। ये पहले टेंडर होते थे अलग तरह से, अब इसको बोलते हैं ई टेंडरिंग, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर। L1 आप चूज करोगे, डिपार्टमेंट बताता है, आप जैसे ये होता है ना उसके बाद डिपार्टमेंट अपने सिस्टम में खोलता है और वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करता है जिसका खुलता है। L1 चूज हो गया, सपोज करो रमेश है, रमेश को बुलाया गया दफ्तर में अब, ठीक है। अब सुनो कहानी, रमेश प्राइस क्या कोट किया गवर्नमेंट ने, 20 लाख। रमेश ने क्या कहा मैं कितने में करूंगा, 22 लाख 22 लाख में। अब यहां होगी नेगोशिएशन, डिपार्टमेंट बोलेगा भाई 20 में कर दे यार, रमेश करेगा मैं 22 में ही करूंगा, ठीक है। तो नेगोशिएशन जो भी हो वो अंदर चीफ इंजीनियर या उसकी एक टीम बनती है पूरी, उसके साथ नेगोशिएशन होती हैं, जो भी एंड में फाइनल अमाउंट पे जिसको वो सेटल करते हैं, ठीक है। सेटल करके उसके बाद इसको एक अलॉटमेंट की जाती है काम की, अलॉटमेंट के साथ इसको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट, जो आप कह रहे हैं लीगल बाइंडिंग, वो इस स्टेज पे जाके प्रोवाइड की जाएगी कॉन्ट्रैक्टर को। अब कॉन्ट्रैक्टर बाउंड हो गया गवर्नमेंट का काम करने को, ठीक है। और जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उससे एक और डिपॉजिट ली जाएगी, उस डिपॉजिट को बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। समझ आ रही है। ईएमडी कब लेते हैं, पहले जब हमने सभी ठेकेदारों से ईएमडी लेंगे, हम जितने भी ठेकेदार हैं, ठीक है। अभी कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट ने थोड़ी रिलैक्सेशन की है, करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं आना आपको वहां पर, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी वालों को या केएस वालों को। ईएमडी की रिलैक्सेशन दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है।
ईएमडी गवर्नमेंट अब बाद में ले रही है, क्योंकि समझ रही है कि सब गरीब हो गए, ठेकेदार भी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम इस टाइम पर सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे जो लगभग कितना होगा, 10% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इंक्लूडिंग ईएमडी, इंक्लूडिंग ईएमडी। लेट्स से अगर 2 लाख ईएमडी ले ली है, 1 करोड़ का काम था, तो इससे 8 लाख ही लेंगे। अब टोटल कितना आ गया हमारे पास उसका, 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख आ गया। हमने पैसा उसके काम शुरू करने से अपने पास रख लिया, गवर्नमेंट ने क्यों रखा, क्योंकि ये बंदा भाग ना जाए। अब सर ये रिफंडेबल होती है? ये रिफंडेबल होती है। सर बाकियों की रिफंड होगी होगी? हम्म, बाकियों की जो अपने 10 में से एक चुना, बाकी 9 की ईएमडी रिफंडेबल? हाँ ईएमडी रिफंड हो जाएगी, सबकी ईएमडी रिफंड और होगी। जो ईएमडी टेंडर फीस जस्ट टू होती है चेक। वो टेंडर नहीं फी होगी? वो नहीं होती, क्योंकि जो 600-700 रुपये फीस होती है। अब जब हम इस ठीक स्टेज है। पे प्रिंट आउट निकाल रहे हैं डिपार्टमेंट में, टेक्निकल का पता कितना प्रिंट आउट निकलता है, 400-400 पेज निकाल देते हैं टेक्निकल का प्रिंट आउट, जी तीन सौ सर, तीन जी सौ सर। पेज अगर 6-7-10 कंट्रैक्टर हो तो 400-500 पेज लगेगा, 2 रिम लगे। ठीक हम्म। है, गवर्नमेंट का प्रिंटर यूज हुआ, तो गवर्नमेंट इंक ने लग जेब से गई। थोड़ी पैसे देने हैं। जी सर। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट टेंडर का प्रोसेस समझ आ गया। इससे ज्यादा समझ के, अभी समझ के क्या करना है, जब ऑफिस में जाओगे तो सब समझ आ जाएगा। हम्म। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कौन सी स्टेज पर लेते हैं, जब अलॉटमेंट करनी, जब कॉन्ट्रैक्ट देना है उसको। कॉन्ट्रैक्ट में सारी बाइंडिंग्स होंगी उस पर, लीगल बाइंडिंग्स, कल को वो काम छोड़ के नहीं भागेगा। इस टाइम में काम कंप्लीट चाहिए, अगर 3 साल में चाहिए तो 3 साल में काम कंप्लीट चाहिए, चौथा साल लगेगा तो उसमें पेनल्टी मेंशन होगी, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, पेनल्टी मेंशन होगी कि इतनी पेनल्टी लगेगी कॉन्ट्रैक्टर को। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट विल राइट डाउन अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट डेफिनेशन। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ठीक है, किसी को ना समझ आया तो रिकॉर्डिंग रिपीट करके देख लेना। ठीक है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लिखेंगे डेफिनेशन में। ये क्या हो रहा है, while submitting a tender, the contractor is required to deposit some amount with the department यार माइक ऑफ कर लो यार अपना, as guarantee of the tender, as guarantee of the tender। अगर ये नहीं रखेंगे तो 600 रुपए का ही फॉर्म लगा, फिर तो 600 में तो कोई भी भरता रहेगा, नॉन सीरियस कैंडिडेट भी भर देगा, समझ रहे हो। as guarantee of the tender is known as earnest money deposit, earnest money deposit। ठीक है, इसके नीचे हम एक को लिख सकते हैं, to demonstrate seriousness of applicant। ये एडिशनल पॉइंट ऐसे ही। कितना होता है, इट इज अबाउट 2 to 2.5% तक लो। हमारी स्टेट में ज्यादातर डिपार्टमेंट 2% है। ठीक है, हो सकता है कोई उत्तराखंड का कल को आ जाए, वो बोलेगा मेरी स्टेट में 1% है, तो वो थोड़ी सी लिबर्टी लेके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1% भी अगर कहीं आपको क्वेश्चन में दिखे तो उसको फॉल्स मत कर देना, 1 से लेके 2.5% की रेंज आप याद रखें, 1-2% होता है। इट इज अबाउट 2 to 2.5% ऑफ टेंडर अमाउंट। डन। यस सर।
नेक्स्ट लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट का डेफिनेशन। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? आफ्टर एक्सेप्टिंग द टेंडर, द contractor has to deposit some amount in security. It is about, कितना बोला मैंने? 10%, 10%, including EMD EMD of the tender value, ठीक है, of the tender value। ये लेना क्यों जरूरी है? लेट्स से गवर्नमेंट ने कहा कि 10 लाख में काम करो, और कोई ज्यादा होशियार कॉन्ट्रैक्टर है, वो कहता मैं 6 लाख में कर दूंगा, और उसने ऐसा 6,10,000 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसने ऐसा 6 लाख क्यों कहा? क्योंकि वो चाहता था L1 बनना, ठीक है। उसने जानबूझ के कम प्राइस भरा और L1 बन गया। L1 बनने का शौक है, पर उसको फिजिबिलिटी का नहीं पता, वहां साइट कंडीशन में 6 लाख में काम हो ही नहीं सकता, ठीक सर है। हाँ जी। कुछ एडवांस भी पे करते हैं हम उनको, इनको किसी कॉन्ट्रैक्टर को जब वो काम शुरू करेगा तो कुछ एडवांस पे किया जाता है इसमें? नहीं, स्टेज में पेमेंट होता है, स्टेज में पेमेंट होता है। जैसे कि हम उसको पूरा मनी ऐसे नहीं रखते हैं कि उसको पूरा मनी जो है हम काम खत्म होने के बाद में ही देंगे। लेट्स से कि 1/5 काम खत्म हो गया, तो 1/5 पेमेंट हम रिलीज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके डीडीओ पे। डीडीओ के पास पावर होती है, हम कहते हैं ना एक्शन के पास पावर होती है, तो एक्शन के पास ये पावर होती है, वो स्टेजेस में उसको पेमेंट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि कई बार कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है कि फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं, काम में स्ट्राइक हो गया ये वगैरह, या कई बार पैसा नहीं भी होता यार, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पैसा रिलीज कर देती है। लेट्स उसने 40% काम किया, तो गवर्नमेंट उसका 20% रिलीज करेगी। काम अगर 4 लाख का किया, गवर्नमेंट कहेगी मैं 2 लाख ही देती हूँ तुझे, 4 का 4 देगी, तो वो 4 लेके भाग जाएगा। समझ रहे हो? सर ये प्राइसिंग टोटल अमाउंट में तो अगर किसी ने बिड लगाई है 10 लाख की, तो सर कि हाँ। पेंडेमिक आ गया था, कुछ आ गया, तो सर क्या वो अमाउंट होगा? अगर बिड लगाई है 10 लाख की और पेंडेमिक आ गया, तो कुछ भी हो गया? मतलब कुछ भी, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में नहीं है चीज, यस सर। और कॉन्ट्रैक्टर की गलती है या नहीं है? सर नहीं है, तभी तो। कॉन्ट्रैक्टर की गलती नहीं, तो उसमें देखो ना, अब जैसे उसमें रिलैक्सेशन की जा सकती है। गवर्नमेंट ऑर्डर निकालेगी, कुछ कॉन्ट्रैक्टर अप्रोच करेंगे डिपार्टमेंट के हेड को, या कमिश्नर सेक्रेटरी को लिखेंगे, या गवर्नर के ग्रीवेंस सेल में लिखेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम होगी, या तो गवर्नमेंट हमसे तभी भी पेनल्टी काट रहा है, हम काम नहीं कर पाए, तो फिर ऊपर से गवर्नर का आएगा डंडा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है सर। देखो ना, सर आपको कोई भी प्रॉब्लम है घर पे, आप आज भी गवर्नर को लिख सकते हो एलजी को चिट्ठी, उसके ग्रीवेंस सेल में डाल दो कि मुझे ये घर में पानी नहीं आ रहा 4 दिन से, तो एक्शन होगा। आप आज तो आजकल तो बड़ा ट्रांसपेरेंट, यही तो है ट्रांसपेरेंसी, यही तो है सिस्टम में तेजी आई है जो। सर ये टोटल अमाउंट में इंक्लूड होगा या अलग से होगा, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है? मैं समझा नहीं कुछ। सर ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हम्म। ये सर अलग से देना पड़ता है, या ये जो टोटल अमाउंट में ही इंक्लूड हो जाता है? फिर भी समझा क्वेश्चन, किस में इंक्लूड करना है? जैसे जो बिड होती है, जैसे सर अच्छा 10 लाख की, मेरी, हाँ ठीक है। तो सर ये जो सिक्योरिटी है ये अलग से देनी पड़ती है, या उसी में ही मतलब हो जाता है सर सब? या देखो ना, आपको ये गवर्नमेंट अगर 10 लाख का काम करवा रही है आपसे, हाँ जी। ठीक है, ये 10 लाख तो यहाँ तो स्टेजेस में करके देगी आपको, 4 स्टेजेस में, मान लेते हैं 4 स्टेजेस में, मतलब 2.5 लाख करके उसने पेमेंट की है प्रोग्रेस देखकर, तो ये वो दे देगी अपना साइड पर, ये 10 लाख यहाँ पे कंप्लीट कर देगी। वो जो 2 लाख आपने सिक्योरिटी जमा कराई थी, लेट्स से आपका 2 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा थी, वो ये सारा काम खत्म होने के बाद, थर्ड पार्टी चेक लगने के बाद, काम सारा चेक होने के बाद, सब आपको क्लियरेंस मिलेगी जब, फिर आपको ये ठीक रिफंड होगा, ठीक ठीक सर। फिर ये वाली डिपॉजिट जो है वो रिलीज होती है, ऐसे रिलीज ओके। नहीं होती है। और ये फंसा के रखती गवर्नमेंट अपने पास, ताकि ये कॉन्ट्रैक्टर भागे ना,
ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर भागता है, लेट्स से कोई कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर कभी नहीं भागेगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर भागता है तो उसको आप ब्लैक लिस्ट कर दोगे डिपार्टमेंट से, उसका कार्ड ही ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। एक उसको ये भी डर होता है, ऊपर से सिक्योरिटी भी दे रखी है, ठीक है। बाकी जो ठीक। डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो आपको पता चली जाएंगी लेटर ऑन स्टेज पे, इसमें बहुत सी सारी चीजें आती हैं और मोटे तौर पे हम किताबों में ये चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने सारा इतना आइडिया आपको तो दिया ताकि आप चीजों को अच्छे से थोड़ा सा विजुलाइज कर पाए। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्लियर है आपके माइंड में, 10% होती है, और ईएमडी कितनी होती है, 2 से 2.5% होती है, कौन सी स्टेजेस होती है वो आपको पता लग गया है, ठीक है। नोट करो जल्दी से। ठीक है, हो गया क्लियर ये? यस सर। ठीक है। तो टेंडर भी आपके पास दो तरह के होते हैं, जैसे उसमें लिखा था, एक ओपन टेंडर और दूसरा क्लोज टेंडर, ठीक है। तो ये ओपन जो होता है ये ओपन टू एवरीवन होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इसमें आके अप्लाई कर सकता है। अगर आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज टेंडर विद रिस्ट्रिक्शंस, विद रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर सेट ऑफ लोग ही इसको अप्लाई करें तो वो आपका क्या आ जाएगा, क्लोज टेंडर, ठीक है। ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए इतना बहुत, दिस इज ऑल अबाउट टेंडर, ठीक है। जरा 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 मिनट की आपके साथ वापस जुड़ता हूँ, ठीक है। हेलो।
वॉइस ऑडिबल है सबको? सर ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, ये आपको राइट में ईएमडी फी डिटेल दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है। इस टेंडर का देखो, लेफ्ट साइड में देखो टेंडर फी डिटेल है। टेंडर का फी कितना रखा है इन्होंने? 5,000 रखा है। ठीक है। और राइट साइड में देखो ईएमडी फी डिटेल है, वो कितना रखा है? 4,04,000। 4,000। ठीक है। नीचे देखो टाइटल दिया है काम का, वर्कर डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक, उसने कहा एनडीए प्री क्वालिफिकेशन रेफर टू टेंडर डॉक्यूमेंट्स। टेंडर वैल्यू कितने का है? कितने करोड़ का काम है? देखो पढ़ो, 2,01,00,000 का। 2,01,00,000 का 4 लाख रखा है, तो कितना परसेंट हुआ ये ईएमडी? 20%। 2% हुआ हाँ 2%, 2%, 2%। है ना? 2%। ठीक है। 2%। काम ये कहाँ? लोकेशन देखो चित्रकूट। ये पता नहीं कहाँ है चित्रकूट, ये जो जीएस पढ़ते हैं उनको पता होता है, लखनऊ के पास है कहीं। ठीक है। बिड की वैलिडिटी दिया 90 डेज की। पीरियड ऑफ वर्क दिया है 1 साल का। सिविल रोड्स डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है। नीचे देखो क्रिटिकल डेट्स दी हैं कि पब्लिश डेट दिया है सब कुछ। ठीक है। डॉक्यूमेंट डाउनलोड सेल स्टार्ट डेट दिया है। ठीक है। राइट साइड पे आपको बिड ओपनिंग डेट दिया है 12 जून को। डॉक्यूमेंट डाउनलोड सेल एंड डेट 11 जून पीछे। ठीक है। 11 जून को आप लोग सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, अगले ही दिन बिड खुल जाएगी। ठीक है। टाइम, बिड खोलने में टाइम नहीं है। ठीक है। 11 जून तक आपको बिड का सबमिशन करना है। ठीक है। अच्छा, टेंडर डॉक्यूमेंट्स में टेंडर का नोटिस है, जिसको एनआईटी बोलते हैं। ठीक। उसके नीचे देखो आपको वर्क आइटम डॉक्यूमेंट्स में क्या मांगा है? टेंडर डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपसे मांगा होगा कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट देना है अपना। ठीक है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो कौन कौन सी देनी है। और नीचे दिया है बीओक्यू, जिसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ क्वांटिटीज, कि कौन सा पर्टिकुलर काम आप कितनी देर में करेंगे, मतलब कितने रेट में करेंगे। ठीक है। हर हर काम का अलग अलग रेट होता है ना, तो उन्होंने वर्क मतलब आइटम आइटम रेट, ये वो हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट। आपसे आपको पहले वो डिटेल देंगे। जब हम जब हम टेंडर फ्लोट करते हैं, हम उसमें बताते हैं कि ये काम होने हैं इसमें इंडिविजुअल कैटेगरी में। तो आप क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर उसमें रेट भर के देते हैं उस इंडिविजुअल आइटम का, कि मैं ये काम इतने में कर दूंगा। ठीक है। तो वो बीओक्यू जो है वो आपको सबमिट भी करनी है भर के। ठीक। इस तरह से आपका टेंडर जो है। और इसका नीचे नीचे देखो टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी कौन सी है? एससी, ये सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ऑफिस से टेंडर फ्लोट हुआ है। ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। आई होप, इससे ज्यादा तो नहीं बता सकते हैं अभी स्टेज पे। इतना काफी रहेगा आपके लिए समझने के लिए व्हाट इज टेंडरिंग प्रोसेस। ठीक है। पूरा आपको दिखाया है किस तरह से टेंडर ये लगा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यूएशन। नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यूएशन। बताएं जरा वैल्यूएशन क्या होती है? व्हाट इज वैल्यूएशन? एनीवन? सर किसी भी स्ट्रक्चर की प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पता करना। स्ट्रक्चर की कोई भी एसेट हो, आपका मोबाइल फोन क्यों ना हो, कोई भी। मेरा मेरा कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट क्यों ना हो, मेरी कोई क्रेन क्यों ना हो। ठीक है। किसी भी एसेट का मुझे पता करना है कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है, प्रेजेंट फेयर वैल्यू क्या है। ठीक है। उसी को मैं कहूंगा कि मैं उसकी क्या कर रहा हूँ? वैल्यूएशन कर रहा हूँ। अपने घर की वैल्यूएशन निकाल रहा हूँ। लोग वेल्थ टैक्स देते हैं आजकल, पता होगा आपको। ठीक है। तो वेल्थ टैक्स में वो क्या देखेंगे अपनी, कि मेरे जितने भी एसेट्स हैं, मेरे पास जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, उसका कितना मेरा फेयर वैल्यू बनता है मार्केट के हिसाब से, उस हिसाब से वो टैक्स देते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज अ टेक्निक इट इज अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग the प्रेजेंट फेयर वैल्यू या फिर प्राइस
ऑफ प्रॉपर्टी, एसेट या स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ मनी, कि पैसे के हिसाब से क्या उसका वैल्यू है। 10 कनाल का घर है आपका, 10 कनाल तो बहुत ज्यादा हो गया, 10 कनाल का घर हो तो आप तो पढ़ो ही ना जेई के लिए। सेकंड, पता 10 कनाल कितना होता? चलो देखो यहाँ वैल्यूएशन किसमें किया जाता है। वैल्यूएशन इज डन, किसने किया जाता है? कब आप किसी चीज का वैल्यूएशन करोगे? अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचना या फिर कोई खरीदना है, फॉर सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। सेकंड, अगर आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे या लीज पे देनी है, रेंट एंड लीज। थर्ड, अगर आपने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करनी है। मॉर्टगेज करना क्या होता है? गिरवी रखना। आप चले गए कि मेरे को 500 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक बोलेगा आपके पास क्या है गिरवी रखने को? आप बोलोगे घर, वो बोलेगा कितने का है? आप बोलोगे सर 4 मरले, वो बोलेगा चल भाग यहाँ से। समझ रहे हो? लोन कितना चाहिए? 500 करोड़, और घर कितना है? तो मॉर्टगेज कर रखोगे घर को अपने? नहीं, 4 ठीक साल है। का भी। मॉर्टगेज। फिफ्थ, वेल्थ टैक्स का असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स। ठीक है, और भी काफी रीजन हो सकते हैं, ये आपके मेजर जो रीजन रहा है क्यों आप वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, अब कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? असेसमेंट ऑफ लास्ट, असेसमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स, असेसमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, और वो डेफिनेशंस आपके एग्जाम में काफी बार पूछी गई हैं। सबसे पहला डेफिनेशन लिखेंगे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, ठीक है, तो ये कौन सा है? इट इज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हेन इट इज पुट टू सेल इन ऑक्शन। ठीक है, उस वक्त जो आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू निर्धारित करेंगे, वो प्रॉपर्टी को आप क्या कहेंगे? मार्केट वैल्यू। ठीक है, आपने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। सेकंड इज योर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू समझना इस बात को। ठीक है, यहाँ आपको अगर यहाँ पे इसको समझ लोगे, फिर आगे हमने मेथड्स भी करने डेप्रिसिएशन के, वहां पे आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट्स से कि मैंने कोई प्रॉपर्टी बनाया है, उसका एक इनिशियल कॉस्ट होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपका तैयार हो गया, एसेट आपका तैयार हो गया। मोबाइल फोन ही लगा लो, आपका मोबाइल फोन है 50,000 का। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि टाइम के साथ इसकी क्या होगी? डेप्रिसिएशन होगी। टाइम के साथ इसकी डेप्रिसिएशन होगी। लेट से आपका फोन रह गया 20,000 का 1 साल के बाद, तो कितना डेप्रिशिएट कर गया वैल्यू? 1 साल बाद कितना का हो गया वो एसेट आपका? 20,000 का, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 30,000। 30,000। डेप्रिसिएशन 30,000 का हुआ। बुक वैल्यू कितने का हुआ? व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू इज नथिंग बट इनिशियल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब बुक वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 50,000 माइनस 30,000, तो मैं क्या बोलूंगा? जो मेरी बुक वैल्यू है वो कितनी है? 20,000 है। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं बुक वैल्यू का। दिस इज द वैल्यू ऑफ एसेट, दिस इज वैल्यू ऑफ एसेट shown in account books, shown in account books for particular year, किसी एक साल के लिए, for particular
लेट्स से आपको हम कह रहे हैं कि जो डेप्रिसिएशन हो रही है वो हर साल 10,000 की हो रही है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, सीआई उसका मान लो कि 50,000 ही है। तो अगर मैं पूछूं कि बुक वैल्यू 2 साल के बाद कितना होगा, बुक वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है पर एनम, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन पर एनम, 10,000 रुपीज, एंड व्हाट विल बी द बुक वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स, 30,000 30,000 आफ्टर 4 इयर्स 20 10,000, ठीक है। तो पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है कि आपके खातों में कितना वैल्यू चढ़ा है, बुक के अंदर कितना वैल्यू चढ़ा है, ठीक है, अकाउंट बुक के अंदर, दैट इज नोन एज योर बुक वैल्यू, ठीक है। तो बुक वैल्यू का यहाँ पे एक्सप्रेशन देखेंगे, एग्जाम्पल में भी आपको क्वेश्चन में करवा दूंगा, डोंट वरी, एग्जाम्पल नोट मत करें। बुक वैल्यू इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट, depreciation cost, mind it this book value is important, ठीक है। और जो बुक वैल्यू होता है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है विद टाइम। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं हमारे जिनका वैल्यू टाइम के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। एग्जांपल दे दो, लैंड, प्रॉपर्टी, सोना, लैंड, गोल्ड, सोना, लैंड, किसी का अच्छी कंपनी के शेयर्स, ठीक है, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन भर में, डिस इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम खाते पीते ऐश करते हैं, ठीक है। तो कुछ जितना भी अगर सैलरी में कमाओ तो इन्वेस्टमेंट जरूर करो, कुछ ऐसी ज्यादा नहीं, 20% आपको इन्वेस्टमेंट शुरू से ही करना चाहिए, ठीक है। तो एक मैजिकल फॉर्मूला याद रखना मेरा, 20% आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए शुरू से, उसको इंक्रीज कर सकते हैं 40% तक आप, ठीक है। इंसान कर सकता है ऐसे, ये नहीं कि नौकरी लगी तो सारी तबाही कर दी आपने अपनी। नौकरी लग जाए तो वैसे पूछ लेना कैसे कैसे करनी है इन्वेस्टमेंट, अभी उसमें नहीं जाएंगे। इज इट क्लियर? इसमें भी आपको ट्यूशन दे दूंगा पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। Is it okay? Yes. So this is your book value. Next is salvage value. सुना है नाम? yes sir, कोई बताएगा? Any guess? What is salvage value? मतलब जब टूटा हुआ घर, उसमें मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जब डिमोलिश करते हैं तो कितना बच जाएगा उसके बाद? डिमोलिश स्क्रैप होती है, वो तो स्क्रैपेबल ही हुई, डिमोलिश नहीं करेंगे, ठीक है, डिमोलिश नहीं करेंगे। डिमोलिश, आप समझें बात को, आपके पास समझें एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, उस बिल्डिंग में आपने कोई बड़ा हाईटेक ऑफिस खोला है, और बिल्डिंग आपको पता है किसी टाइम के लिए बनी, अपनी डिजाइन लाइफ है बिल्डिंग की 75 से लेकर 100 साल तक के लिए ही हम करते हैं बिल्डिंग को डिजाइन। 100 साल के बाद वो बिल्डिंग आपके हो सकता है उस काम नहीं आए जिस काम के लिए आपने उसको बनाया या तैयार किया। बात समझ आ रही है? 100 साल के बाद उस पर्टिकुलर काम के लिए उसकी यूटिलिटी क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। पर वो बिल्डिंग आपने गिराई नहीं है, वो बिल्डिंग डिमोलिश नहीं की है, अभी भी वो बिल्डिंग की जो वैल्यू बची है ना, विदाउट बीइंग डिमोलिश्ड, उस वैल्यू को सैल्वेज वैल्यू कहा जाता है, रीसेल वैल्यूज, ठीक है। क्योंकि वो बिल्डिंग के अंदर आप कोई और काम कर सकते हो, पर एक बार आपने उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया, फिर तो पीछे क्या बचेगा, कचरा, उसे क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू। वैल्यू तो उसकी भी होती है, आप उसमें से मटेरियल निकाल के बेचोगे, कुछ ना कुछ रेवेन्यू वहां से भी निकलेगा, बट दैट वैल्यू इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू। एंड द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग which is at the end of its utility period, ठीक है, उस वैल्यू को क्या कह रहे हैं हम लोग, सैल्वेज वैल्यू, which is without being demolished। आपने बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं करना है, ठीक है। तो सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू में लोग कंफ्यूज रहते हैं, बस इतना सा सिंपल सा फंडा याद रखना, और ये कंफ्यूज करेगा अगर आप ज्यादा इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। तो आप फंडा सिंपल सा याद करें कि अगर आपने बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। और बिल्डिंग को अगर आपने खड़ा रखा है, आज भी डिमोलिश नहीं किया, तो वैल्यू कौन सा मिलेगा, सैल्वेज वैल्यू मिलेगा। आपके आईएएस मास्टर की किताब में क्वेश्चन में आंसर
इसका गलत दिया है, अभी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन दिखाऊंगा बाद में। वैल्यू ऑफ एन एसेट at the end of its utility period, उसकी यूटिलिटी पीरियड के एंड में। बिल्डिंग के केस में हम साथ में एक लाइन जोड़ सकते हैं, विदाउट बीइंग डिमोलिश्ड, विदाउट बीइंग डिमोलिश्ड, ठीक है, इज कॉल्ड salvage value, it's called salvage value। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें, फोर्थ इज स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एन एसेट व्हेन इट्स यूटिलिटी इज considered to be junk or scrap, that is useless other than selling as junk, useless other than selling as junk, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू जो होता है, that can also be, scrap value can be positive, negative and zero। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्क्रैप वैल्यू आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक आरसीसी बिल्डिंग को गिरा दिया, आरसीसी का स्क्रैप वैल्यू बताओ क्या आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, जीरो आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। क्यों मैंने स्क्रैप वैल्यू को नेगेटिव बोला? कोई रीजन बताएगा मुझे? क्योंकि कंक्रीट तो यूजलेस, एग्रीगेट भी होगा ना उसका, कंक्रीट यूजलेस हो जाएगा, सर तोड़ने को मतलब मुश्किल है सर, तोड़ने की वैल्यू ज्यादा होती है। उसका तो थोड़ा सा बन जाएगा, देखो, जितना आप जो उसमें से, इनिशियल कॉस्ट है उससे जितना कम आ उसमें जाएगा। से आप उसको रेवेन्यू जनरेट करेंगे ना, उतना उससे तोड़ने की ज्यादा कॉस्ट है। पैसा उससे ज्यादा पैसा उसको तोड़ने में लगेगा, उससे ज्यादा लेबर तोड़ने का पैसा ले लेगी कंक्रीट को। दैट इज व्हाई द स्क्रैप इज नेगेटिव। अंडरस्टूड? आपका लेबर फोन नहीं कॉस्ट। चल रहा, आपका मोबाइल नहीं चल रहा, ठीक है, मोबाइल के पुर्जे फिर भी बिक सकते हैं अंदर से, क्योंकि उसको खोल के बेचना ही है सिर्फ। हो सकता है स्पीकर सही हो बीच में, या मदरबोर्ड सही हो, समझ रहे हैं बात को? तो वहां पे स्क्रैप वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है आपका। और आरसीसी स्क्रैप का कितना आता है, स्क्रैप वैल्यू आरसीसी का कितना आता है? दैट इज नेगेटिव, ठीक है, दिस इज योर नेगेटिव। अच्छा, अगर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे कि क्या जिस चीज की मैं सैल्वेज वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्या उसकी यूटिलिटी जीरो है कि नॉन जीरो है? उसकी यूटिलिटी क्या है, जीरो है कि नॉन जीरो है? जीरो। नॉन जीरो, जीरो, क्योंकि वो यूज कर सकते, अगर आप यूटिलिटी जीरो बोल दोगे सैल्वेज वैल्यू के लिए, तो फिर स्क्रैप के लिए क्या रखोगे? वो तो स्क्रैप वैल्यू बन जाएगा, अगर जीरो स्क्रैप हो वैल्यू के लिए यूटिलिटी कितनी होती है? जीरो। और सैल्वेज वैल्यू के लिए यूटिलिटी कितनी होती है? नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो। सैल्वेज वैल्यू को याद रखेंगे, नॉट डिसमेंटल, और स्क्रैप वैल्यू को याद रखेंगे डिसमेंटल। क्लियर ना? डन? क्वेश्चन करते हैं एसएससी का क्वेश्चन। The value of
property at the end of its useful life without being dismantled salvage. salvage value, is known as option A, salvage value, option B, scrap value, option C, book value, and option D, junk value. क्या होगा आंसर इसका? salvage option. value, यहाँ पे कंसंट्रेट करो, विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। ठीक है, अभी वो स्ट्रक्चर खड़ा है, दैट मींस वो जो वैल्यू दे रहा है उसकी वो वैल्यू क्या है? सैल्वेज वैल्यू है। ईएस मास्टर की किताब में आंसर दिया है स्क्रैप वैल्यू, जो कि गलत है। आंसर इज सैल्वेज वैल्यू। करेक्ट करना है इसको आप। हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा होगा सर। नहीं, पता क्या, टीचर नहीं बना, टीचर के पास फुल टाइम होता है, जो मेन टीचर होता है। ये उन्होंने R&D विंग रखा होता है। मतलब आप जैसे लड़के जो उनके पास पढ़े होते हैं पहले, या जिनका थोड़ा सा रैंक आ जाता है, एग्जाम क्वालिफाई होते हैं, उनको लगा लेते हैं। तो गलतियां होती हैं, रिवाइज होते हैं, एडिशन फिर करेक्ट हो जाती हैं। तो आप किसी भी ईएस मास्टर या मेडी की किताब उठा लें, ऐसा नहीं होगा कि 100% क्वेश्चन सही होंगे। 5% या 2% या 3% क्वेश्चन जरूर हर किताब में भी, रिवाइज वर्जन में भी आपको गलत मिलेगा। ठीक है, वो जब क्लास में पढ़ाते हैं तो साथ साथ में करेक्ट कराते रहते हैं टीचर्स। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट हेडिंग इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन से क्या समझते हैं? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? कोई वैल्यू एसेट का कम हो रहा है ना। सिंपल शब्दों में, हमारे पास कोई भी सेट है, उसका वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है, और विद टाइम कम हो रहा है। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन तो आप विद टाइम ही देखोगे हमेशा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का सिंपल सा डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग। डेप्रिसिएशन is reduction in value of asset with passage of time, with passage of time। ठीक है, टाइम के साथ जो वैल्यू में घटाव, जो वैल्यू घटता है, दैट इज योर डेप्रिसिएशन। इंश्योरेंस वैल्यू। और हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों पढ़ते हैं? हम लोग बिल्डिंग बना के छोड़ देना क्यों पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन? ताकि उसका किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग उसका वैल्यू निकाल पाए कि उसकी आज की कितनी डेट में वैल्यू है। तो ये भी एक फंक्शन है, वैल्यूएशन करने में भी डेप्रिसिएशन काम आ रहा है। हम बुक वैल्यू कैसे निकाली? जब डेप्रिसिएशन कॉस्ट पता थी तभी मैंने बुक वैल्यू निकाली इसकी। ठीक है, दूसरी काम क्या करते हैं हम लोग कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उस बिल्डिंग से कुछ यूटिलिटी लेते हैं, कुछ हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि हमें पता है कि हमारी बिल्डिंग इतने सालों के लिए बनी है, 20-30, चलो मानो कि 30 साल के लिए बनाई आपने कोई बिल्डिंग, हम ऐसा ही क्यों ना करें कि जो भी मेरे को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मैं एक फंड में डालता रहूं। ठीक है, और वो फंड को मेरे तब काम आए जब मेरी बिल्डिंग की यूटिलिटी खत्म हो जाए। मतलब बिल्डिंग को आप क्या करो, मेंटेन कर पाओ बाद में, या वापस उसको उस लाइक बना पाओगे, फिर से यूजफुल लाइफ में आ जाए अपनी। उस फंड का नाम होता है सिंकिंग फंड। समझ आ रही है? ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन के नॉलेज होने से मुझे ये पता चलेगा कि आई कैन मेंटेन माय सिंकिंग फंड। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इसमें लाइन। Depreciation also signifies
that an equal amount of fund should be created out of profit such that at the end of service life of the equipment या फिर एसेट या फिर स्ट्रक्चर, at the end of service life of the equipment, ठीक है, we can buy or maintain इक्विपमेंट तक लिखेंगे तो फिर लाइन मेरा कंप्लीट बनेगा। एक मिनट, मैं इक्विपमेंट के आगे मिटा रहा हूँ ताकि थोड़ा सेंस बना पाऊँ लाइन के अंदर। आप लोग समझ जाना कि क्या मतलब है इक्विपमेंट। We can buy another one. ठीक है, तो अगर इक्विपमेंट है तो उसको नया खरीद लेंगे, तो अगर एसेट है तो उसको मेंटेन कर लेंगे या रिपेयर कर देंगे उसको। ठीक है, और हमें ये भी पता है, नोट में एक और बात लिखेंगे कि सभी एसेट्स का जो है वैल्यू डेप्रिसिएशन, सभी एसेट डेप्रिशिएट नहीं करते हैं टाइम के साथ। नॉट ऑल एसेट्स डेप्रिशिएट्स विद टाइम, डेप्रिशिएट्स with time. Example, the biggest example is land. Understood? Yes, sir. Next is टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को दिखाने का तीन तरीके हैं, तीन तरह की डेप्रिसिएशन हमें देखने को मिलती है। टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन, सबसे पहली जो डेप्रिसिएशन होती है दैट इज फिजिकल डेप्रिसिएशन। फिजिकल डेप्रिसिएशन, ठीक है, समझ पा रहे हैं? फिजिकल शब्द का मतलब, फिजिकल का मतलब क्या है? ठीक है, अगर कोई मशीन है यार, है ना, कोई मशीन मैं ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने डंपर खरीद लिया और डंपर को मैंने प्रोजेक्ट पे लगाया, तो डंपर क्या फिजिकल वियर एंड टियर नहीं होगा? बार बार उसमें आप रेता बजरी भरोगे, उसको बार बार लोड करोगे अनलोड करोगे, तो उसका फिजिकल वियर एंड टियर हो रहा है, उसके टायर्स का भी हो रहा है, उसके पार्ट्स का भी हो रहा है, मशीन चल रही है आपकी रोज, तो फिजिकल वियर टियर उसका हो रहा है। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो फिजिकल पैरामीटर्स जब आपके डेप्रिसिएशन करते हैं उसको कौन सी कैटेगरी में रख देते हैं? फिजिकल डेप्रिसिएशन के अंदर। It is physical impairment, physical impairment of wear and tear of an asset. Of an asset. प्राइमरी कॉज जो है इसमें, प्राइमरी कॉज ऑफ फिजिकल डेप्रिसिएशन is wear and tear, impact, vibrations, shocks, chemical depositions, etc. Chemical depositions, etc. तो chemical deposition ऊपर डिकम्पोज ये हो जाए, डिकम्पोजिशन हो जाए किसी चीज की, डिकम्पोजिशन का स्पेलिंग गलत लिखा है, डिकम्पोजिशन etc. ठीक है, इम्पैक्ट लोडिंग से वाइब्रेशंस होती हैं, शॉक्स होते हैं, इन सब चीजों से हमारा फिजिकली वेयर एंड टियर होता है, फिजिकली डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, ज्यादातर जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं
उनमें फिजिकल डेप्रिसिएशन ही देखने को मिलता है 99%। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, अगर आपको यहां से क्वेश्चन बने तो ये पूछ सकता है कि कौन सी टाइप की डेप्रिसिएशन हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में देखने को मिलती है या फिर हमारी बिल्डिंग्स में देखने को मिलती है, दैट इज फिजिकल डेप्रिसिएशन। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सफर्स फिजिकल डेप्रिसिएशन, फिजिकल डेप्रिसिएशन, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर पॉइंट एक। क्या फिजिकल डेप्रिसिएशन टाइम पर डिपेंड करती है, मेरा नेक्स्ट सवाल है आपको, जैसे सोचो जरा, डज इट डिपेंड Yes, अपॉन sir. टाइम? यस सर। यस सर। Yes, sir. Physical depreciation depends upon time. This is also an important point, आप याद रखेंगे, depends on time. Is it clear? चलें आगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड डेप्रिसिएशन हमारे पास है, दैट इज फंक्शनल डेप्रिसिएशन। फंक्शनल डेप्रिसिएशन, देखो फंक्शनल डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है। ठीक है, आज एक हमने फोन लिया, ठीक, और ये फोन जो है कल कोई डेप्रिसिएट हो जाएगा। क्यों होगा फोन डेप्रिसिएट? आपका फोन खराब नहीं होगा, टेक्नोलॉजी चेंज नया होगा, वर्जन आ एंड्रॉइड आपका अपग्रेड आ जाएगा कोई बढ़िया वाला जो कि आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होगा, या कोई नए फीचर आ जाएंगे, आपके फोन में एक ही कैमरा है, दूसरा फोन जो आएगा 4 कैमरे के साथ आ जाएगा, जैसे तो सर नेचुरली 4G आपका फोन डेप्रिशिएट हो जाएगा। यस, 4G to 5G का जो ट्रांजिशन था उसमें भी सभी फोन डेप्रिशिएट हो। ठीक है, तो जो इस फैशन में डेप्रिशिएट होती है, जैसे चेंज इन फैशन के कारण या चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है, या डिजाइन की चेंज के कारण, इन तरह की डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं फंक्शनल डेप्रिसिएशन। और सिविल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं रहती। ठीक है, वो अपनी थ्रू आउट ये यूटिलिटी लाइफ है उसमें डेप्रिशिएट सिर्फ वियर एंड टियर से होते हैं, फंक्शनल डेप्रिसिएशन उनके अंदर नहीं आता। Yes. ठीक है, देखेंगे इसमें डेप्रिसिएशन ड्यू टू चेंज इन फैशन या फंक्शन या फिर डिजाइन ऑफ एन एसेट is termed as functional depreciation। फंक्शनल डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, it may also be termed as पढ़ो शब्द क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन? ऑब्सोलेंस। ठीक है, मतलब वो चीज ऑब्सोलीट हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये चीज सफर कौन करता है, हम इसमें पॉइंट बना के लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स suffers functional depreciation। ठीक है, मोस्टली हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो होते हैं फंक्शनल डेप्रिसिएशन वेयर टेयर भी होता है, पर मोस्टली आपके अंदर फंक्शनल डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है आपको। ठीक है, और जो फंक्शनल डेप्रिसिएशन है ना, आप देख रहे हो टाइम डिपेंडेंट नहीं है।
क्वेश्चन देखो यहाँ से ये बन सकता है। टाइम डिपेंडेंट आपका फिजिकल रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप यूज करेंगे टाइम के साथ उतना उसमें डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आज आप एक वेरिएंट खरीदे, कल को टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, कल के दिन ही, तो कल ही आपका फोन डेप्रिशिएट हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक गुड आपको डेप्रिशिएट हो जाए। टाइम पे इसका डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, it is independent of time, it is independent of time। तो आपने जब भी ये टॉपिक रिवाइज करना है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ आपके हाईलाइट कर रहा हूँ पॉइंट्स, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, फैशन, फंक्शन, डिजाइन, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, इज इट क्लियर। और फंक्शनल डेप्रिसिएशन को निकालने का कोई तरीका नहीं बना है। आप फिजिकल डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो, फंक्शनल इस कोई मेथड नहीं है अभी तक इसका। ठीक है, नोट में लिखेंगे इस बात। नो मेथड इज अवेलेबल टू फाइंड functional depreciation, functional depreciation। अच्छा, थर्ड फॉर्म ऑफ जो डेप्रिसिएशन है दैट इज कंटिंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? कंटिंजेंट डेप्रिसिएशन। कंटिंजेंसीज बात करते हैं ना एस्टिमेशन में, कंटिंजेंसीज उसके लिए हम अलग से पैसा रखते हैं। ठीक है, वो एक्सीडेंटल चार्जेस होते हैं आपके पास, मतलब कल को कोई काम कर रहे हैं तो आप कोई इमरजेंसी आपको आ गई, तो कंटिंजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी होती है बेसिकली। ठीक है, तो कुछ डेप्रिसिएशन होती हैं वो ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स हो जाती है। कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन, आपका ट्रक जा रहा है, गिर गया खाई में, तो कौन सी डेप्रिसिएशन आएगी? वो कंटिंजेंट डेप्रिसिएशन। समझ रहे हैं बात को? नेचुरल क्लैमिटी हो गया, अर्थक्वेक आ गया, गिर गया मकान आपका। ठीक है, समझ गए? लिखेंगे इसमें डेप्रिसिएशन ड्यू टू एक्सीडेंट्स, नेचुरल क्लैमिटी एक्सेट्रा। इसमें ज्यादा नहीं लिखना, इसमें इतना ही लिखना है। दो मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करते हैं आगे। 2 मिनट ऐसी बात करेंगे हम लोग। और बताओ, कितने बजे क्लास कितने बजे चलनी है? क्लास कितने बजे चलनी है? 10 बजे छोड़ देंगे यार। 10 में हो गया। 2 मिनट छोड़ते ना, मैं पूछ के मैं करूँगा। ठीक है सर। 2 मिनट हम ऐसे और कुछ वार्तालाप करेंगे पढ़ाई के अलावा। बताओ कैसे चल रहा है सब? सर क्या हाल है आपका? नेचुरल क्लैमिटी, क्लैमिटी का स्पेलिंग क्या होता है मुझे इतना ही आता है। ठीक है, बाकी चेक कर लेना गूगल पे। आपको तो ये समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या मैंने, ये मैं ऐसे जानबूझ के लिखता हूं कि समझ ना आए मैंने गलत लिखा है। पेपर में स्पेलिंग के मार्क्स थोड़ी मिलने हैं। ठीक है, तो क्लैमिटी मेरे को यही पता है, आप देख लेना क्या स्पेलिंग है। ठीक है, अच्छा बाकी ठीक हो आप लोग? किसी को कोरोना तो नहीं हुआ? सर वो ठीक हो गया सर। किस को हुआ? सर अब ठीक हो गया। सर राहुल को, रिपू भैया को। मेरे को भी हुआ सर। अच्छा, रिपू को भी हुआ था, राहुल को भी हुआ था? मेरे को सर पिछले महीने ही हो गया था, अब तो ठीक हो गया। सर मेरे को 10 दिन हो गए ठीक हुए। अच्छा, अब ठीक हो ना सभी? हाँ सब सर बच गए सर। सही में बच ही और गए। तैयारी कैसी चल रही है? सर अब थोड़ी सर शुरू अभी की है। वीकनेस है सर, अब शुरू की है। अब थोड़ी शुरू की है, पहले थी प्रॉब्लम थोड़ी। सर काफी वीकनेस हो गई थी। अच्छा, लेट्स मीट वर्चुअली, ये कौन है भाई? कैसे मिलेंगे?
टिंडर। नोकिया वाले हाथ मिलाएंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे बताओ आपका टेस्ट का क्या करना है नेक्स्ट वीक का, क्या कौन सा टेस्ट देना है आपको? सर इरिगेशन ले लो। कौन सा रेगुलर बैच कह रहा है कि ऑनलाइन बैच कह रहा है? सर मॉर्निंग बैच का नहीं हुआ अभी तक। मॉर्निंग बैच का इरिगेशन नहीं हुआ है? नहीं हुआ, इन्वायरमेंट भी नहीं हुआ है। ऑनलाइन बैच का हुआ इरिगेशन का? यस सर, क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा सर उसमें। ऑनलाइन बैच का इरिगेशन का हो गया? हो गया सर। यस सर। पेपर टफ था क्या? सर शायद तैयारी कम, क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा। आ जाएंगे आ जाएंगे, पढ़ो अच्छे से आ जाएंगे। तो फिर मॉर्निंग और इवनिंग बैच का हम ऑफलाइन बैच जो हमारे दोनों हैं हम उनका रख लें फिर इरिगेशन का? जी सर। कौन से दिन रखें? और ऑनलाइन का कौन सा रखें बताओ? तो थर्सडे को ले लो या वेडनेसडे को। देखो ना ऑनलाइन कई वाला रखते हैं हम लोग, आरसीसी एफएम हाईवे रेलवे। आरसीसी कर लो। नहीं सर, एफ वाला नहीं, जो कल था सर उनका, एफएम। वो 100 ये में वाला से वाला सर सर्वे। 100 में से सॉइल मैकेनिक्स और सर्वे कितना टाइम चाहिए तैयार करने के लिए? होम से सॉइल सर्वे। नेक्स्ट संडे देंगे ज्यादा। टेक योर टाइम संडे का आराम करे से, थे। हफ्ता ले लो तो कोई नेक्स्ट दिक्कत नहीं है। संडे, छः दिन नेक्स्ट संडे। अगर तो कम सब्जेक्ट भी देने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी बता दो। कम हमने कम तो कर दो सर। यस सर, सर कम ही कर ले सब्जेक्ट्स, सर अच्छे से हो कुछ जाएगी खासा तैयारी भी भी। सब जैसा भी क्लियर नहीं नेक्स्ट सर। संडे देंगे ये वाला। वेट करो वेट। आरटीसी रखता है। नहीं सर, तीन तो ठीक है। अच्छा बताओ आरसीसी कौन सा दे? अप्रूव्ड। हमारे पास यहाँ पर है, जो बने हैं उनमें से बताओ, यहाँ पर आपको दिख रहा है। फ्लूइड का टेस्ट हुआ है आप लोगों का? नो नो सर। नहीं हुआ है। फ्लूइड का ही देते हैं। फ्लूइड का ही देना है यस सर, भी ऑनलाइन वालों फ्लूइड का? का ही देंगे। यस सर। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, उनका फ्लूइड का हुआ है टेस्ट? तो हुआ है। उनका हो गया। ऑनलाइन दिया था आप लोगों ने? इसमें कब हुआ? अच्छा एफएम प्लस और ओसीएफ ये हुआ था? हो गया था सर। अच्छा अच्छा ये हुआ था, ये तो एफएम प्लस ओसीएफ। ठीक ठीक, 40 क्वेश्चंस का टेस्ट था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आप लोग कह रहे हो कि जो है मॉर्निंग इवनिंग वाले वो इरिगेशन देंगे, और जो ऑनलाइन वाले वो कौन सा देंगे, एफएम देंगे, ये कह रहे हो ना? जी सर। यस सर। यस सर। और मॉर्निंग इवनिंग वाले इरिगेशन कब देंगे? सर आप बता दो। संडे को? इस संडे ले लो, इस संडे थोड़ा मंडे को ले लो। नहीं नहीं, अगर फिर वेडनेसडे को करो ना, वेडनेसडे को करो इरिगेशन। जी सर, वेडनेसडे कर लेते हैं। वेडनेसडे ठीक सर। ठीक है, और एफएम का भी संडे वेडनेसडे को संडे रख दें? रखो सर साथ टेस्ट। नहीं सर, वो थोड़ा आगे रखो ताकि हम भी मैंने फिर से देना है तो मैं फिर से दे लेंगे। मैं एक देना है। मिनट एक मिनट, तो फिर संडे को ही रखते हैं, फिर संडे को दो, आराम से अच्छे से कर लो तैयारी। संडे तक करो सर। यस, अगले संडे ना, ये वाला नहीं सारे ना। टेस्ट संडे संडे को रखेंगे। नहीं नहीं, अगले की बात करो, डेट बता रहा हूँ मेरे को। ठीक है सर। सर हर संडे को रखते हैं ना टेस्ट। एक हाँ हफ्ता हर संडे पढ़ोगे, को। एक हफ्ता टेस्ट, एक हफ्ता पढ़ेंगे संडे। ठीक है ठीक है, तो अगले संडे हमारा आ रहा है हाँ 13 तारीख को, एफएम का सर। 1306। तो आप लोगों का एफएम का भी 1306 डन है? यस यस सर। सबको सेट? सर फिर टाइम वेरिएशन डाल देंगे मॉर्निंग और इवनिंग में, अगर दोनों की तैयारी किसी की हो गई तो दोनों अटेंड कर सकते हैं। दोनों कर हाँ सकते हैं आप लोग।
आप लोग दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके टाइम पास 10 वेरिएशन दिन, का वैसे भी सर एक मतलब एक संडे को सर टेस्ट आपको वैलिड वैसे भी हो। 24 मॉर्निंग एक घंटे इवनिंग। सर आपका देखो ना 24 घंटे के लिए वैलिड होता है ना वैसे भी। हाँ, हम 7 बजे डालेंगे 6 तारीख को, और ये वैलिड रहेगा 7 तारीख तक, नहीं 13 है ना, 13 सात 13 13 तारीख को और 14 तारीख तक वैलिड रहेगा, यस ठीक सर। है, हाँ तो भाई एक शाम कोई एक 7 शाम को दे देंगे, एक अगले दिन दे देंगे सुबह। हाँ, बिल्कुल सर। जैसे आपकी इच्छा है। अगर आपने पहले भी दिया ये सही एक है में, वापस से उसको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने कौन से सारे क्वेश्चन सही कर लिए होंगे पहली बार, सर। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों में। आते तो सर समझ ही नहीं आते हैं क्वेश्चन। हाँ, अब समझो ना, ठीक है, नहीं समझ जैसे आते तो बाद में पेपर बात में भी करेंगे इस पर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो क्वेश्चन समझ नहीं आते। या देखो, पेपर में क्या आता है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, मतलब मुश्किल, इस पर गेस करना मुश्किल है कि पेपर में क्या आएगा। वो बट ये है कॉन्फिडेंशियल कि है। बाकी ये है कि अच्छे क्वेश्चन अगर आप लगाते हो, खुश नहीं होना, मतलब मेन कॉन्सेप्ट होता है कि किसी चीज का खुश नहीं होने देना बच्चे को। बच्चा खुश हो जाता है ना आसान क्वेश्चन करके कि हाँ मैं हो जाऊंगा क्वालिफाई, टेंशन कोई नहीं, पढ़ना छोड़ दिए, वो नहीं करने देते हैं। सही बात है सर। सर वैसे तो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं ना अगर कम पॉइंट्स आते हैं। नहीं, नहीं डिमोटिवेट भी ना पॉइंट होने देते, हमने उतने रखे होते हैं नंबर अरे बीच में कि जितने आपको डिमोटिवेट जैसे ना होने दें। मतलब सर मतलब 80 में से स्कोर करते हैं 30s में आते हैं 40s में आते हैं उससे तो डिमोटिवेट ही हो जाते हैं। ये तो कौन ऐसा से हाल है। कौन से पेपर में हुआ ऐसा आपके साथ? रुको जरा, मुझे तो लगता है हर किसी पेपर में हुआ है। 1 मिनट। हमारे नाम नहीं दिख रहे हैं। आयशा, यही है आयशा, आपको पूरा रिपोर्ट कार्ड है, देख लो आप। सर वही तो 30s में है ना। आप देखिए। इरिगेशन में आपके 43 हैं, रेलवे में 44 हैं, आरसीसी प्लस एफएम प्लस हाईवे में 80 में से 32 नंबर हैं, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स में पेपर कैसा सर दिया अब है? प्लीज सर पोल मत खोलिए बंद कीजिए। कुछ नहीं, यहाँ कोई बेइज्जती नहीं है, यहाँ पे देखो। अब मैं जैसे ही पेपर है आपका मॉक टेस्ट नंबर 9 है ना, आरसीसी प्लस एफएम प्लस हाईवे प्लस रेलवे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे पास बच्चे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो हमसे करते हैं ना, जो बैच में नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर। कंपटीशन दिखा रहे हैं सर अभी अभी मैं देखो। कंपटीशन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ तो इसमें सर यहाँ कुछ पर जो इसमें हाईएस्ट हैं वो है 59। अब इसमें 60 बच्चे एनरोल्ड हैं इस टेस्ट सीरीज में, तो देते 8 ही हैं, यहाँ पे भी यही हालत है, ठीक है। शुरुआत में सबने सबने दिए हैं, तो 59 है। तो अब आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो कि लोगों का क्या लेवल है, ठीक है। किसी के 52 भी हैं, 38.5 भी आ रहे हैं, ठीक है। तो स्कोप है आपके लिए फिर से मतलब उसको तैयारी करने का। वो टेस्ट आप लोग बोलेंगे तो फिर से आप लोगों के लिए हम अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि उसमें मैं हर टाइम वैलिड नहीं रखता हूँ उसमें, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर फिर टेस्ट देने का मजा नहीं आएगा। अगर आपको मैं 24 घंटे के बजाय बोल दूं कि आप कभी भी दे दो, मैं एक्टिवेट कर दूंगा, तो आप देंगे ही नहीं वो टेस्ट, फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से देंगे आप। ऐसे 24 आवर्स का हमने इसलिए रखा है कि चलो कई बार नेट नहीं चल रहा है बच्चों का, 24 घंटे के अंदर तो चलेगा ही कभी ना कभी, ठीक है। अंडरस्टूड। सर ये पेपर हार्ड कॉपीज मिल सकती हैं? इसकी हार्ड कॉपी हमें नहीं मिल रही है, ये तो सॉफ्टवेयर में टाइप करते हैं हम लोग, और हार्ड कॉपी हम निकालते हैं, पर वो ना इतना मतलब सही नहीं आता है वो हार्ड कॉपी में। उसका प्रिंट हमने करके देखा था, उतना सही नहीं आता, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर में टाइप होता है ना पेपर, उस वजह से। सर मॉक टेस्ट वाले जो हमारे टेस्ट हुए हैं ऑफलाइन, और सर जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले सेम है क्या वो? आपके जो ऑफलाइन, हाँ टेस्ट सेम है, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सेम बने थे। जैसे हाईवे का टेस्ट दिया था पहले भी, तो यहाँ पर भी है ना, मेरी जो मैंने इनरोल किया होगा इसमें, तो सेम है ना क्या टेस्ट? टेस्ट सारे सेम मिलेंगे, आपने जो ऑफलाइन दिया होगा मॉक, वही सेम टेस्ट यहाँ अपलोड होगा, ओके ओके। सर एक ठीक है। डिफरेंट लास्ट के 20-25 दिन ना ये सारी टेस्ट अनलॉक कर देना ताकि जिसका यस कोई सर रह गया सारे होगा वो वो हाँ टेस्ट हाँ अनलॉक तो कर हाँ, देंगे। ठीक है, कर देंगे, वो कर देंगे। एक महीना ला एटलीस्ट एक महीना। हाँ ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सर ठीक है। तो चलें पूरे आगे। मॉक क्लास को ही लेंगे हम। हम्म। यस सर।
तो पूरे मॉक टेस्ट वो लास्ट में देंगे या फिर अब हाँ, जो आपके मिनिमम 5 टेस्ट होंगे फुल मॉक, वो वो अगस्त आपके वो अगस्त में ही होंगे। है ना, 10 में ठीक रहेंगे। उसको अभी लेने का कोई फायदा नहीं है, तभी नहीं हम अभी उसको कंडक्ट फायदा नहीं नहीं कर है। रहे। अभी पढ़ा ही नहीं है सर इतना कुछ। ठीक है, ठीक है चले सर, आज किया ही फिर नहीं इतना रखें, कल पढ़ें फिर। ठीक है सर, कल क्या पढ़ सर, जाएंगे। कल सुबह पढ़ते से हैं आज। शाम को? यस चलो सर। जल्दी करें थोड़ी देर चलते हैं। नहीं, सुबह सुबह नहीं, कल कल यार एक्चुअली है ना, मेरे को कोई टूर है फील्ड पे ना, तो मैं हो सकता है लेट भी हो जाऊँ वहां से। ठीक है सर। सर फिर कल शाम को कोई 7 बजे 7:30 से स्टार्ट शाम को करेंगे। सात हाँ, मैं नहीं कल की नहीं, क्लास कल की 7:30 बजे नहीं सर। कल की क्लास की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि कल हमारा कोई ऑफिसर का टूर है साइट पे, तो वहां जाना पड़ेगा। तो साइट से कब आएंगे वापस वो पता नहीं है। ठीक है। 8 बजे के तो बाद। अगर सर कल कितनी क्लास, क्लास लगेंगी इसमें सर? इसमें 3-4 क्लासेस, अभी इसके बाद सुबह 3-4 क्लासेस। सुबह कितने बजे जाना है सर आपने? ओके सर। सुबह जल्दी मॉर्निंग में जाना मेरे को होगा। 8-9 बजे निकलना पड़ेगा घर से। तो इवनिंग का पता नहीं रहता, अगर मैं जल्दी आ गया तो 100% क्लास ले लूंगा, अगर मैं जल्दी नहीं आ पाया तो फिर परसों क्लास करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं सर, ओके सर। पढ़ेंगे चलो सर। अपना पढ़ ठीक है लेंगे फिर। सर, कोई बात नहीं। ठीक ऐसा है, नहीं सही सर। हाँ, अपने पेपर की तैयारी करो यार, इसमें अच्छा रिजल्ट लगा ला के दिखाओ। टेस्ट आपके लिए इसलिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और एक टेस्ट बनाने के बाद हमारी हिम्मत नहीं होती 2 टेस्ट बनाने की, तभी हम ज्यादा टेस्ट नहीं बनाते। बच्चे कह रहे थे वो टेस्ट बनाओ, नहीं बनते वो टेस्ट, हमसे इतना ही बनते हैं। सर पेपर ठीक पे है ही लिख के PDF भेज दे करो, हम उस पे कर दे करेंगे। वो भी यार, नहीं। ठीक है सर, कोई नहीं। ओके सर। थैंक जितने यू वो यहाँ सर। पे बताइए टेस्ट ना हैं, सर ने, एसएससी और जितने मेडी यहाँ जी के टेस्ट हैं क्वेश्चन करो। इतने सफिशिएंट। हाँ, सर बड़ा ठीक सिलेबस है सर, बहुत सिलेबस हो गया है। ठीक है सर। आप लोग जो सिलेबस को पढ़ा है ना उसको देखो, मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि जो सक्सेस शॉर्ट तो नोट। की है ना, आप कोई भी मंत्र ले लो, इसको मंत्र कह लो, कुछ भी कह लो, सक्सेस टू फॉर्मूला। की जो है, दैट इज शॉर्ट नोट। रिवीजन ओनली। रिवीजन। दैट इज रिवीजन ओनली। शॉर्ट नोट का कॉन्सेप्ट पता कहाँ वैलिड होता है? जहां पेपर में सर वो जो आपको फॉर्मूला वाली बोली थी सुबह सर पेपर आपने। दिया आपने 9 बजे, और 9 से 12 पेपर चला, और अगला पेपर आपका 2 बजे है, तो उधर होते हैं शॉर्ट नोट्स का कॉन्सेप्ट वैलिड ज्यादा। शॉर्ट समझना नोट्स बात नहीं, को। वो जो आपने फॉर्मूला बुक बोली थी वो कॉपी। वो सब बना हाँ, लिए सर। फॉर्मूला कॉपी, हाँ फॉर्मूला कॉपी जरूर बनानी है वो, क्योंकि आपका पेपर से पहले आपको हर फॉर्मूला रिवाइज होना चाहिए। और आज की डेट में भी आप फॉर्मूला ना लिखना शुरू कर दो आज से, चाहे इस सब्जेक्ट में तो फॉर्मूले हैं ही नहीं इतने। आप कोई भी सब्जेक्ट पकड़ो, उसको लिखना घिसना स्टार्ट करो अब फॉर्मूले को अच्छे से, और अपने थ्योरेटिकल चीजें को भी कवर करते चलो, और थोड़ा सा सिलेबस के अराउंड भी जाओ। मतलब कि खुद अब 3 महीने आपके पास, ठीक है, खुद एक्स्ट्रा आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है और नए नए दिखे, तो उन फैक्ट्स को भी आपको मतलब कैप्चर करना है। ठीक है ना, सर क्योंकि 3 जब मंथ टाइम इनफ है इतना ना? ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम है ये, तो बहुत ज्यादा टाइम मिल गया आपको। ठीक है, लॉटरी लगी सर ये। सर सुनने में आया था दिसंबर, ये पेपर दिसंबर तक जाएगा। नहीं पता कुछ भी। जब तक भी बस जाए। लेके चलो। बाकी यार ये देखना कि रिवीजन आपने फॉर्मूले की भी करनी है और अपने नोट्स की भी रिवीजन करनी है, और उसमें उसके साथ जब आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे किताबों से, इस टाइम तो मैं कहता हूँ सारी किताबें सॉल्व कर लो, क्योंकि पहले हम किताबें रिकमेंड नहीं कर रहे थे क्योंकि टाइम कम था। इस टाइम जो खुरमी है, जो आर्स, जो आपके पास अगोर किताब आती है, पता नहीं क्या नाम है, आर अगोर है गुप्ता क्या, कर रहे हैं सर। ये आर गुप्ता भी आती है, एक गुप्ता एंड गुप्ता भी आती है। जो किताब दिखती है ना, उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने याद कर देना है अब। ठीक है, ठीक है सर। और आपकी कौन सी आती है, मतलब मैक्सिमम अगर मैं 6 किताबों का नाम लिख रहा हूँ तो आप सोचो कि 3-4 तो मुझे करनी करनी मिलेंगी। ठीक है, बाकी अच्छे क्वेश्चन जो ईएस में से छांट कर वो वहां पर लोगों को टेस्ट में दे देते हैं। ठीक, वहां से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन किताबों पे थोड़ा देखिए। अब मुझे पता है इनमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, कुछ बहुत सबस्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, पर क्या करना है अब आपको, जब टाइम इतना सारा है तो आपने कोई भी स्टोन को अनटर्न नहीं रहने देना। प्रैक्टिस खूब करो, क्योंकि फैक्चुअल डाटा बहुत मिलेगा आपको क्वेश्चंस के थ्रू। यस सर। ठीक है, चलें फिर कल मिलते हैं, होप सो कल ओके मिलेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। गुड नाइट थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।